स्टार्ट। बरसात के दिन थे और तब बरसात का एक अलग ही मिजाज हुआ करता था। स्टॉप। दिमाग में 15 जून मानसून की डेडलाइन तय थी और शायद बादल भी उन दिनों वादे के पाबंद और ईमानदार हुआ करते थे। स्टॉप। अगर कभी कुछ दिन की ऊंच नीच हो भी जाए तो उसके लिए ना तो बादलों से शिकवा होता था, ना दिमाग में बना डेडलाइन का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। बरसात तब अपर लेक लेवल और लोअर लेक लेवल की मार्फत नल की टोटी अथवा पानी के घड़े से नहीं जुड़ी थी, ना ही मौसम की जानकारी, पूर्वानुमान सहित शाम की खबरों और दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी थी। बरसात आती गर्मी से झुलसाई ज़मीन और पेड़ पौधों को राहत देने और देखते ही देखते पहाड़, मैदान, खपरेलें, दीवारें हरी हो जाती और चौतरफा जलथल ही जलथल हो जाता। दिनों और हफ्तों सूरज के दीदार ना होते और बाहर एक बहुत बड़े गुसलखाने में बदल जाता, जहाँ हर चीज़ नहाती और गुस्ले सेहत लेती रहती। शहर के पगडंडी नुमा सड़कें और हथेली सी गहरी नालियाँ बरसात के हल्के झलों में ही पानी में डूब जाती और जब पानी जमकर गिरता तो घरों से लेकर दुकानें और कारखाने सब बरसात के रहम पर होते। बड़े घर के पास से बहने वाला खुला गंदा नाला पछाड़ें खाता बेकाबू हो जाता और क्योंकि शहर का यह इलाका नशेब में था, इसीलिए बहते पानी के ताव में रास्ते का जो कुछ समेट में आता सब बह जाता थोड़ी दूर बहती पात्रा की ओर। वैसे समेट में आने को घूरे के कचरे और पीठों पर जमी लकड़ी की थप्पियों और टालों के अलावा कुछ था नहीं, क्योंकि आसपास लकड़ी के कारखानों के अलावा कछवाड़े थे या खुले मैदान। सबसे आखिर में बिल्कुल पात्रा के किनारे बड़े अब्बा का पीठा था और उस समय भाईजान जहाँ शहर की पहली आधुनिक डेयरी खोलने का प्रयोग कर रहे थे, वहाँ कई दर्जन पंजाब की भैंसें पाली थीं। पानी जब भी जम के गिरता और इकट्ठा होकर मंझधार की शक्ल में पात्रा की ओर बहना शुरू होता, सारे पीछे वाले अपनी अपनी लकड़ी की देखरेख और हिफाजत में लग जाते। एक आपसी सहमति के अंतर्गत किसी पीठे की लकड़ी बहकर दूसरी जगह चली जाए तो ईमानदारी से उसकी खबर मालिक को कर दी जाती थी और लकड़ी लौटा दी जाती थी। पानी गिरते में लोग हाथ ठेले लिए अपनी अपनी लकड़ी पहचान कर इकट्ठा करवाते फिरते थे। पैरा अनुवाद। एक
कला है, विज्ञान है, एक समझ है और उससे कहीं अधिक एक पारदर्शी विद्वता है जो दूसरे की भाव भावना का सही एक्सरे कर सकें। अनुवाद एक आवश्यकता है जिसके बिना समाज में पल भर भी नहीं रहा जा सकता। यहाँ तक कि दिल की बात को दिमाग तक और दिमाग की बात को दिल तक पहुँचाने में भी अनुवाद का सहारा लेना पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं दिल की भाषा और दिमाग की भाषा में अंतर है। दिल की भाषा साहित्य है और दिमाग की भाषा विज्ञान, तकनीक तथा कार्यालय आदि से संबंधित है। कॉलेज से निकलकर कार्यालय में घुसते ही यदि किसी स्नातक से पूछा जाए हाफ मार्जिन क्या है तो उसका उत्तर होगा पूरे मार्जिन का आधा, जबकि हाफ मार्जिन एक रजिस्टर होता है क्योंकि वह स्नातक दिल की भाषा से दिमाग की भाषा में सही अनुवाद नहीं कर सका तो उपहास का पात्र बन गया। कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अतः अनुवाद एक साधारण प्रचलित शब्द भले ही हो परंतु इस पर अधिकार असाधारण शिक्षित व्यक्ति का ही होती है। इसमें दो राय नहीं है। पैरा अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में होता है। एक भाषा स्रोत भाषा कहलाती है और दूसरी भाषा लक्ष्य भाषा कहलाती है। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुँचना इतना सरल काम नहीं है जितना कि आम व्यक्ति की धारणा है। कार्यालय में स्रोत भाषा के कई रूप होते हैं। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक भाषा, तकनीकी भाषा, कार्यालयीन भाषा तथा तीनों की मिलीजुली भाषा है। हर विषय की अपनी भाषा होती है और यह जरूरी नहीं है कि एक विधा में प्रयुक्त शब्द का दूसरी विधा में वही अर्थ हो। अतः शब्द के माध्यमों से विषय का गंतव्य और लेखक मंतव्य जानना और फिर उसी बात को लक्ष्य भाषा यानी जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है में लिखना और वह भी उस तरह से कि उसकी संप्रेषणीयता में कमी ना हो, रुकावट ना हो, भावों की लुप्तता ना हो। अतः यह जान लेना चाहिए कि इतने कठिन समय के ज्ञाता विश्वविद्यालय में तो मिल सकते हैं परंतु कार्यालय में इनकी उपलब्धता कठिन ही हो सकती है। कार्यालयों में हिंदी की समस्या का आरंभ यहीं से होता है। कार्यालय में कार्यालय की अपनी भाषा तो है ही, कार्यालय में प्रयुक्त विषय की भाषा भी जानना जरूरी है। स्टॉप।